हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो और खुद का घर लेना हो तो अक्सर होम लोन लेना पड़ता है क्योंकि घर की कीमत बहुत अधिक होती है। अब क्योंकि इस लोन की ईएमआई चुकानी है तो ईएमआई कम हो इसके लिए बैंक आपको लंबे वक्त का लोन देते हैं। यानी कि यदि रिपेमेंट का जो टाइम है वो लंबा होगा तो उस केस में आपकी ईएमआई कम होगी जो कि आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी इच्छा होती है कि जितनी जल्दी हो सके इस लोन को रीपे कर दिया जाए। तो कैसे चुका सकते हैं अपना लोन जल्दी से जल्दी, मैं आज इस पर आपसे बात करूंगा। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने इसके ऊपर कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे या वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, जहां पर यह बताया जाता है कि यदि आप अपनी जो ईएमआई है उसको हर साल बढ़ाते रहें, यानी कि यदि आप पहले साल में 20,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहे हैं तो अगले साल इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें, उसके अगले साल में थोड़ा और बढ़ा दें। या फिर यदि आप साल में 12 ईएमआई पे करते हैं तो उसकी जगह आप 13 ईएमआई पे करें, ताकि आपका जो लोन का ओरिजिनल टेन्योर है, यानी कि यदि वो 20 साल का लोन है तो 20 साल से पहले वो खत्म हो जाए। ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोन को निर्धारित समय से पहले चुका सकते हैं। दोस्तों, लोन की ईएमआई आप पे करते हैं या आप ईएमआई बढ़ा के पे करते हैं तो डेफिनेटली आपका लोन समय से पहले पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपके पास लिक्विडिटी होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप ईएमआई बढ़ाएंगे तो आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली जो पैसा है उससे यदि आप ईएमआई बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी सेविंग्स पर इसका फर्क पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जिस वक्त लोन लिया उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, आपको लोन मिल गया और आप उसको चुका भी पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत हो और यदि आपके पास खुद की सेविंग्स ना हो और उस वक्त आपको लोन ना मिल पाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कर्ज का बोझ ना हो और साथ ही सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स वो भी साइड बाय साइड चलती रहे। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप अपनी ईएमआई जैसे है वैसे ही पे करते रहें, लेकिन साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं या आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि एक समय पर आपके पास इतनी पूंजी हो जाए कि जितनी लोन की आउटस्टैंडिंग हो उसको आप एक साथ रीपे कर दें, ताकि आपका लोन जो निर्धारित समय है उससे पहले पूरा हो जाए। आप कभी भी अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक आपको रीपेमेंट शेड्यूल दे। ये रीपेमेंट शेड्यूल में आपको आपका जो लोन है टोटल, उसकी जो आउटस्टैंडिंग है वो, उसके साथ में कितनी ईएमआई आप पे कर रहे हैं, उस ईएमआई में से कितना पार्ट आपका इंटरेस्ट में जा रहा है और कितना आपका टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ होम लोन जा रहा है, ये आपको पूरा मालूम चल जाता है। और लोन शेड्यूल में आप मंथ आफ्टर मंथ ये देख सकते हैं कि कितना पैसा आप पे कर रहे हैं और उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप जिस वक्त पर बैंक से इस लोन रीपेमेंट शेड्यूल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसको ध्यान में रखते हुए बैंक आपको आपका रीपेमेंट शेड्यूल देगा और उस आधार पर आपको मालूम चलेगा कि किस वक्त पर कितना आपका लोन आउटस्टैंडिंग होगी, कितना आप इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे और कितना आपने प्रिंसिपल पे किया होगा। लेकिन समस्या यह है कि होम लोन अक्सर फ्लोटिंग रेट पर होते हैं और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये समय समय पर बदलता रहता है। तो जैसे यदि मैं बात करूं इस वक्त की, इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, लगभग 7% के आसपास, 7% सालाना के रेट से लोन मिल जाता है, या आपने पहले भी लोन लिया होगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त कम होकर लगभग 7% हो गया होगा। लेकिन भविष्य में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो इस वक्त पर यदि आप 7% पर एनम के हिसाब से ये रीपेमेंट शेड्यूल देखेंगे तो वैसे भी यदि आपका ओरिजिनल पीरियड 20 इयर्स का था तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका लोन समय से पहले खत्म हो रहा है। लेकिन यदि फ्यूचर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। इसके लिए आप बैंक द्वारा दिए गए रीपेमेंट शेड्यूल के आधार पर भी ये जान सकते हैं
कि कब आपका लोन पूरा चुका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, यदि आप एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, मान लीजिए आपको पता है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के आसपास था या उससे भी ऊपर था और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बढ़ सकता है, कभी घट भी सकता है। तो यदि हम 8% पर एनम का एक एवरेज रेट ले लें तो आपको मालूम चलेगा कि इस रेट के बेसिस पर किस वक्त पर कितनी आउटस्टैंडिंग होगी और कितना लोन आपने चुका दिया होगा। तो एक्सेल में इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मालूम चलेगा कि किस वक्त पर, यानी कि आज यदि आप चेक कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आज से 10 साल के बाद कितना लोन बाकी बचेगा रिपेमेंट के लिए, तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर ये मान लेते हैं कि आपने 50 लाख का अभी लोन लिया है या फिर आपका पुराना लोन था जिसकी आउटस्टैंडिंग आज की तारीख में 50 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपया अभी देना बाकी है। तो ये मैंने 50 लाख यहां पर टाइप कर दिया और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एवरेज ले लेते हैं कि 8% है, क्योंकि अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, भविष्य में बढ़ सकता है, लेकिन एवरेज हमने इसको 8% मान लिया। और ओरिजिनल पीरियड जो है वो 20 ईयर्स का है, लेकिन जो रिवाइज पीरियड है जो आप चाहते हैं वो मान लीजिए 15 साल है, यानी कि आज से 15 साल के बाद जो भी आउटस्टैंडिंग बचेगी वो पूरी की पूरी आप एक साथ रिपे कर देंगे। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं कि 15 साल के बाद कितना अमाउंट मैं रिपे कर चुका हूंगा और कितना बचेगा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा एक्सेल में फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं CUMPRINC। तो ये हमें बता देता है कि कितना अमाउंट हमने पे कर दिया एक पीरियड के एंड में। तो यदि मैं इसको देखूं तो रेट में 8% है, लेकिन 8% पर एनम है, तो इसको मुझे डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। एन पर जो है ये 20 है, इसको मुझे 20 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने EMI जाती है। तो 20 साल हर महीने, यानी साल में 12 महीने, 240 महीने हो जाएंगे। और जो लोन आउटस्टैंडिंग है, प्रेजेंट वैल्यू है, वो मान लीजिए 50 लाख रुपए है। स्टार्ट पीरियड 1 और एंड पीरियड जो है, क्योंकि आप 15 साल के बाद पे करना चाहते हैं, तो ये आपका 15 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 180 महीने के बाद आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी आउटस्टैंडिंग होगी। और यहां पर आपको 0 टाइप करना है, टाइप में 0, क्योंकि जो लोन होता है, जब आप लोन लेते हैं उसका 1 महीना खत्म होने के बाद आप पहली EMI चुकाते हैं, इमीडिएटली नहीं पे करते हैं, इसके लिए यहां पर हम 0 इनपुट करते हैं। तो इसको यदि आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि 15 साल तक हर महीने EMI पे करने के बाद आपने टोटल अमाउंट पे किया 29,37,404, 8% के रेट पे। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि 8% फिक्स नहीं है, हमने एक एवरेज माना है। अब यहां पर यदि आप देखें कि 50 लाख का लोन था और आपने ऑलरेडी 29 लाख प्लस पे कर दिए, तो अब कितना बचा? 20,62,596 रुपीज। तो लगभग 21 लाख रुपीज आपके पास होने चाहिए 15 साल के बाद अलग से, जो कि आप इन्वेस्टमेंट करके एक्यूमुलेट करेंगे, ताकि उस पैसे को पूरा आप बैंक को दे देंगे और आपका लोन जो है वो पूरा रीपे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका एक समय पर लोन रीपे भी हो जाएगा और साथ के साथ इस टेन्योर के बीच में आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी। और साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है, यदि आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही होगा कि आपको इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर हम इस लोन के रेट से अधिक रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि लंबे वक्त में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स 12% से 15% के बीच लगभग रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। तो यदि हम उसको ध्यान में रखकर चलें, तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आप लोन पर पे करेंगे, उससे अधिक की उम्मीद आप इन इक्विटी फंड से करेंगे। तो इस हिसाब से आपको, यदि मैं 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पर एज्यूम करता हूं, तो देखते हैं कि आपको कितना पैसा हर महीने
इन्वेस्ट करना होगा ताकि 15 साल के बाद आपके पास लगभग 21 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं और आप सिंपली अपना जो लोन बाकी बचा होगा उसको पूरा पूरा एक साथ रीपे कर दें। तो इसके लिए भी मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहां डाल दिया है। आप इस लिंक पर जाकर इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा इनपुट करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि आपको 15 साल के बाद 21 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। और दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक लंबा वक्त है और इस लंबे वक्त में हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करके पूंजी जुटा सकते हैं। तो यदि इस उदाहरण में हम लोग बात कर रहे हैं कि 21 लाख रुपए एक्यूमुलेट करने हैं और लंबे वक्त में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हम 12% से 15% सालाना रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि सीएजीआर की मैं बात कर रहा हूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। तो यदि हम ये एज्यूम करें तो हम देखेंगे कि यदि 15 साल का मतलब ये हुआ कि 180 महीने 15 इयर्स में, क्योंकि हम ईएमआई जो है वो हर महीने पे करते हैं, तो यानी कि एवरी मंथ पे करेंगे। और सिमिलरली जब मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं तो एसआईपी भी हम मंथली करेंगे यहां पर। तो 15 इयर्स के लिए हर महीने हम एसआईपी कर रहे हैं, यानी कि 180 मंथ्स हम इन्वेस्ट करेंगे। तो यदि 12% के हिसाब से 180 महीने या 15 साल में 21 लाख रुपए जुटाने हो तो हर महीने 4,412 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, एक तरीका और भी है, क्योंकि वक्त लंबा है और इस 15 साल के पीरियड में उम्मीद है कि आपकी सैलरी साल दर साल बढ़ती रहेगी। तो यदि मैं ये कैलकुलेट करूं कि आप हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 5% से बढ़ाते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एसआईपी अमाउंट है इनिशियली ये और कम हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त आप लोन लेते हैं उस वक्त एक तो आप ऑलरेडी नई नई ईएमआई स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में ये कहूं कि आपको एसआईपी भी करनी है, तो थोड़ा सा ये सोचना जरूरी होगा कि अमाउंट जितना छोटा हो उतना आपके लिए आसान होगा। तो यदि आप स्टेप अप मेथड फॉलो करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहां पर एसआईपी का अमाउंट निकल कर आता है 3,392, यानी कि लगभग 3,400 रुपए। और यदि आप थोड़ा सा और पॉजिटिव सोचते हैं और आप सोचते हैं कि आप अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में आपकी एसआईपी इनिशियली 2,538, यानी कि लगभग 2,500 रुपए की आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इस अमाउंट को हर साल 10% से यदि आप बढ़ाते रहेंगे तो 15 साल में आप 21 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को यदि देखा जाए तो आप इक्विटी फंड से 12% सीएजीआर की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 साल के बाद आप डेट फ्री हो जाएंगे। पूरा जो होम लोन लिया हुआ है उसको आप रीपे कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक तरफ आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ग्रो कर रहा है और साथ ही आपके पास लिक्विडिटी भी है, यानी कि किसी वक्त पर इमरजेंसी में यदि पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप जो पैसा लोन रीपे करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं मजबूरी में उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आपको, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.